हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी, मेरे साथ है हर्ष वर्मा। स्वागत है आपका अमर उजाला दी बोनस पर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो सिप की टिप। रोज शाम 4 से 5 हम आपके लिए शो लेकर आते हैं। म्यूचुअल फंड पे तमाम बातचीत होती है, आपके पोर्टफोलियोज एक्सपर्ट से रिव्यू भी कराए जाते हैं। आज का हमारा जो बड़ा टॉपिक है वो है जियो ब्लैक रॉक। 3 फंड लॉन्च हो गए हैं, जबरदस्त माहौल जो है मार्केट में बना हुआ है। आज के शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। आज के हमारे शो में जो YouTube लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उस पर आप हमें अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर भी सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9354027995 है। इस पर अपने पोर्टफोलियोज और अपने तमाम सवाल आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप एक्स पर और फेसबुक पर भी अपने तमाम सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा, जियो ब्लैक रॉक पर आज बातचीत होगी। देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक का जो पार्टनरशिप है उससे जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने नए फंड लॉन्च कर दिए हैं। नए 3 फंड जो है लॉन्च हुए हैं, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और ओवरनाइट फंड। बिल्कुल, और ये फंड 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक एनएफओ के जरिए उपलब्ध होंगे। अब ऐसे में यहाँ पे कई बड़े सवाल हैं। जियो ब्लैक रॉक ने आखिर पहले शॉर्ट टर्म फंड ही क्यों लॉन्च किए, क्यों चुना इनको? निवेशकों के लिए ये फंड कितने मुफीद हैं यहाँ पर? क्या जियो की एंट्री म्यूचुअल फंड उद्योग का गेम बदल देगी यहाँ पर? और चलिए, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम लोग चलते हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ हर्षवर्धन रूंगटा जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हर्ष, थैंक यू दिव्या। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। अब हम थैंक यू लोग जी, अगर हम लोग अब लगातार व्यूअर्स जो थे वो जानना चाह रहे थे कि भाई कब इनकी स्कीम्स आएंगी यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की, तो आखिरकार देखिए वो स्थिति सामने आ गई और हम लोग तभी आपके सामने ये पूरा शो लेकर आ रहे हैं। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं तो जियो ब्लैक रॉक आपके लिए एक शानदार मौका यहाँ पर लेकर आया है। और इन फंड्स की खास बात यह है कि ये सिर्फ डायरेक्ट प्लान के साथ ही आते हैं। और आप देखिए, आपके सामने हम लोग ये भी बता दें कि और इनके साथ में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ ऑप्शन भी उपलब्ध है। देश में करीब 5 करोड़ यूनिक हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं और करीब जियो के पास 48 करोड़ से ज़्यादा का मोबाइल यूज़र्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो डेडली कॉम्बिनेशन है कि क्या इसका फ़ायदा उठा पाएगा जियो। यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करें यहाँ पे तो सस्ते ऑफर्स और टैक्स से ग्राहक जोड़ने की तैयारी होती है, लेकिन क्या सेबी के तहत, नियमों के तहत इस तरह के ऑफर्स को लेकर यहाँ पे फायदा दिखा सकता है निवेशकों के लिए? कौन कौन से पार्टनर है? देखिए आपके सामने जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक जो है इनकी एक नई ताकत है, ये हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं। छोटे शहर पे फोकस रहेगा। B30 शहरों में जो सिप की बड़ी संभावना हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि अभी पेनिट्रेशन के मामले में काफ़ी पीछे है यहाँ पे, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएगा। अलादीन और साथ ही जैसे तमाम तरह के ऐप्स हैं उसका अनुभव है ब्लैक रॉक को, तो दोनों की जो जोड़ी है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पे क्या नया कर पाएगी यहाँ पे और निवेशकों को किस तरीके से फ़ायदा होगा। कम लागत, आसान प्रोसेस और भरोसेमंद ब्रांड यहाँ पर, तो ये 3 कंपाउंडिंग मिक्सचर का फ़ायदा क्या होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादा निवेशक जो है, ज़्यादा सिप और ज़्यादा AUM यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर असर देखने को मिल सकता है इस तरीके से यहाँ पे। और किसे टारगेट करेगी यहाँ पे? पहली बार निवेश करने वाले युवा वर्ग को जियो का पूरा फोकस है कि जो यहाँ पे युवा हैं उनको टारगेट किया जा सके, उनको फोकस किया जा सके। सिप 2.0 की यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं इस तरह का कि इस तरह के एक 2.0 की शुरुआत हो सकती है। जियो एक नई क्रांति ला सकता है यहाँ पे। आप देखिए 3 जो फंड की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 जून से लेकर 2 जुलाई तक एनएफओ ओपन है यहाँ पे। लिक्विड, मनी मार्केट, ओवरनाइट फंड लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर जो है ये पहली पेशकश होती हुई दिख रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पे। खासियत क्या है? कम जोखिम होता है, तेज लिक्विडिटी वाले फंड होते हैं, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए सुरक्षित विकल्प माना जाता है, रेगुलर इनकम के लिए आइडियल फंड्स होते हैं और 500 रुपये से भी यहाँ पर निवेश की शुरुआत की जा सकती है यहाँ पर। और इन्वेस्टर अलर्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, बेसिकली हम लोग बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप देखिए कि अभी जो है आप इस चीज़ों को भी समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाम के साथ मत बह जाइए। कुछ चीज़ों को आप समझिए कि नया AMC है तो अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पे एनएफओ में निवेश से पहले जांचें, अपने एक्सपर्ट से राय लें। यहाँ पे कम समय के लक्ष्य के लिए बेहतर क्या विकल्प होगा या नहीं होगा ये भी समझेंगे और एक्सपर्ट से जानिए कि निवेश का स्मार्ट तरीका आखिर होता क्या है। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अब सर, हम आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि म्यूचुअल फंड उद्योग में जियो ब्लैक रॉक की एंट्री को हम कैसे देखें, क्योंकि सर अब तो लंबा इंतजार के बाद यहाँ पे फंड भी लॉन्च हो गए। जी हाँ हर्ष, पहली बात तो ये है कि
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी भी हम बहुत अंडर पेनिट्रेटेड हैं। आपने एक आंकड़ा दिखाया था, आपने बताया कि सिर्फ 5 करोड़ यूनिक हमारे फोलियोज हैं म्यूचुअल फंड में। 140 करोड़ की आबादी में अगर हम सिर्फ 5 करोड़ हमारे पास यूनिक म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, इसका मतलब ये होता है कि अभी स्कोप बहुत है एक्सपेंशन का। ये इंडस्ट्री में ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो अभी तक पूरी तरह टैप हुई नहीं है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इसमें ऐसे कोई जियो, ब्लैक रॉक जैसे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फंड लॉन्च करती है तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो दूसरी कोई एएमसी से उनका नुकसान होगा, ये मार्केट एक्सपैंड होगा। सो जियो के पास जैसे आपने बताया 48 करोड़ करीबन मोबाइल यूजर्स हैं, तो अगर उन्हें भी वो टैप करते हैं, मोबाइल यूजर्स के जरिए ही अगर वो टैप करते हैं, उनके मोबाइल ऐप के जरिए वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स करो और उसको इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है उसे अगर आसान बना देते हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, तो ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। एक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है उसके लिए भी अच्छा है। ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत पुराना खिलाड़ी है। इंडिया में भी वो डीएसपी के साथ में उनका पार्टनरशिप थी पहले, जो बाद में ब्रेक हो गई थी। उसके बाद ये जियो के साथ वापस इंडिया में आए हैं। एंड जियो अपने आप में, जो रिलायंस ग्रुप की अगर हम बात करें, वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो जब कोई भी काम शुरू करती है तो एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके शुरू करती है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छी एंट्री है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और सारे इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल फंड की जो मार्केट है वो भी एक्सपैंड होती हुई दिखेगी, नए लोग जुड़ेंगे। अभी तो फिलहाल 5 करोड़ यूनिक सब्सक्राइबर हैं, इसके अलावा और भी लोगों की जुड़ने की जो है उम्मीद है। सर, ये जो तीनों इन्होंने फंड लॉन्च किए हैं, लिक्विड, मनी मार्केट और ओवरनाइट फंड, सर सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियंस के लिए ये समझना चाहेंगे कि ये जो तीनों फंड है किस तरीके से सर काम करते हैं। तो देखिए दिव्या, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो ऑफरिंग्स हैं वो आपको एक दिन के पैसे अगर लगाने हैं उसके लिए भी आपको उनके पास एक प्रोडक्ट है, आपको अगर 30, 40, 50 साल के लिए पैसे लगाने उसके लिए भी प्रोडक्ट है। तो ये सारा जो गैमेट ऑफ स्कीम्स हैं, मतलब एक दिन के लिए कोई जरूरत पैसे लगाना चाहता है उसके लिए ऑप्शंस हैं। ऐसे करते करते सेबी ने क्या किया है कि सारी जो म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरीज है उसे डिवाइड कर दिया है। सो डेट कैटेगरी में आप देखेंगे 16 कैटेगरीज हैं अगर डेट फंड्स में देखें, जिसमें ओवरनाइट, मनी मार्केट, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, जैसे जो आप बता रहे हैं ये सारी ऑफरिंग्स हैं। इक्विटी में करीबन 10 होंगी कैटेगरीज, हाइब्रिड फंड में 6-7 हैं। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारी टाइप ऑफ स्कीम्स आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ देखा है कि 3 तरह की डेट स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं, लेकिन आगे जाकर हम देखेंगे कि ये कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज में एक एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे लॉन्च करेंगे। अब जो आप बात कर रहे हैं कि ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड जो मनी मार्केट फंड है किस तरह से काम करते हैं, तो वेल ये एक बेसिकली डेट स्कीम्स हैं सारी, जिसमें इक्विटी का कोई भी एक्सपोजर नहीं होगा। सो बेसिकली आप जब इस स्कीम में पैसे लगाते हैं आपका 1 रुपया भी कोई शेयर मार्केट में नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो बैंक्स के थ्रू सीरीज इशू के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिए जाते हैं, कमर्शियल पेपर्स जो कंपनी बोरो करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या ट्रेजरी बिल्स हैं, ये सिर्फ इन्हीं डेट स्कीम्स, डेट पेपर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो जब आप पैसे इसमें लगाएंगे आपको गारंटी होगा कि ये पैसे शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं लग रहे। अब इनकी जो यूसेज होती है, सो इनकी डिफाइन किया गया, 3 अलग अलग टाइप के दिए गए, क्योंकि सेबी चाहता है एक तरह की स्कीम है जिसमें आप ओवरनाइट फंड की अगर हम बात कर लें, तो जब आप एक ओवरनाइट फंड में पैसे लगाती हैं, आपको पता है कि जिस पेपर जो भी इन्वेस्टमेंट वो स्कीम कर रखी है उसकी जो मेच्योरिटी है वो एक रात की है मान लीजिए, तो ओवरनाइट फंड इसी के लिए कहा जाता है। तो इसमें रिस्क सबसे कम है, इसमें कोई भी तरह का रिस्क नहीं होगा, डिफॉल्ट रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक आध दिन में ही आपके पैसे उसमें से रिडीम हो जाने वाले हैं। अगर आप लिक्विड फंड लेते हैं तो उसका, जब आप एक लिक्विड फंड में पैसे लगा रहे हैं, वो लिक्विड फंड 90 दिन की मेच्योरिटी तक के पेपर में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो बेसिकली ऐसे पेपर्स खरीदेगा, ऐसे डेट्स स्कीम्स खरीदेगा, डेट फंड्स खरीदेगा, रादर डेट पेपर। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज टू मच, उसमें सिंपल वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जिस तरह के बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सीपी कमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट डिपॉजिट जिसमें वो इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मेच्योरिटी 91 डेज तक ही होने वाली है। तो ऐसी कोई भी पेपर नहीं लेंगे जिसमें मान लीजिए 6-8 महीना या 6 साल की मेच्योरिटी है, तो वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाता है।
इंटरेस्ट रेट का जो मूवमेंट है उसकी वजह से जो वोलेटिलिटी होती है वो भी कम रहेगी, क्योंकि 91 डेज के अंदर में पेपर मैच्योर होने वाला है। मनी मार्केट फंड लेते हैं, इसमें जो अंडरलाइन पेपर होता है वो उसकी एवरेज मैच्योरिटी आप 1 साल तक की ले सकते हैं। तो विच मीन्स कि कोई भी आप बॉन्ड खरीद रहे हैं उस स्कीम में, वो स्कीम 1 साल तक भी मैच्योर होती होगी आगे जाते हुए, तो वो ले सकते हैं। तो कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे, ओवरनाइट फंड एकदम स्टार्टिंग एलिमेंट है जिसमें बहुत ही कम वोलेटिलिटी होगी, ना के बराबर रिस्क है। लिक्विड फंड एक दिन से ऊपर बढ़ के 91 डेज तक आता है, और मनी मार्केट फंड 1 साल तक का होता है। सो वोलेटिलिटी जितनी लंबी अवधि होगी उतना थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। और अगर आप रिस्क की बात करते हैं, इसमें कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं लिया जाएगा, तो आपको मार्केट की रिलेटेड कोई एक्सपोजर नहीं। ठीक है सर, मतलब डिफॉल्ट के चांसेस कम है, वोलेटिलिटी कम होगी। सर क्या यही मेजर रीजंस हैं कि जियो ब्लैक रॉक ने जो है डेट के साथ शुरुआत करी है? तीनों फंड डेट कैटेगरी में है, इक्विटी में अभी कदम नहीं रखा है। नहीं, देखिए इसमें ना जैसे मैंने कहा दिव्या कि धीरे धीरे वो सारी स्कीम्स आने ही वाली है। ये यूजुअली हम अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स मान लीजिए एक लमसम पैसे होते हैं उनके पास, 2-5 लाख रुपया है, वो कहते हैं कि मुझे शेयर्स में बिल्कुल पैसे अभी एक साथ नहीं लगाने, मुझे एसटीपी करनी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो वो पहले पैसे लिक्विड फंड में लगाते हैं और वहां से वो एसटीपी सेटअप करते हैं। तो मान लीजिए अगर हम इक्विटी फंड लॉन्च किया, जियो ब्लैक रॉक ने इक्विटी फंड लॉन्च किया और उसमें किसी को अगर एसटीपी करनी है, तो वो एसटीपी के लिए लिक्विड फंड उनके पास है ही नहीं अवेलेबल, राइट। सो उसके लिए मैं समझता हूँ ये कि पहले वो अपना डेट पोर्टफोलियो में से लिक्विड मनी मार्केट ओवरनाइट फंड लॉन्च कर रहे हैं जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, और फिर बाद में वो जाते हुए वो इक्विटी फंड भी लॉन्च करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हो सकता है कि आप ये लॉन्च हुआ है उसके थोड़े दिनों बाद ही आप देखेंगे इक्विटी फंड भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक अपना प्रोडक्ट ऑफरिंग शुरू किया है इन्होंने, धीरे धीरे आप 6-8 महीने में देखेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होगी और वो अपना पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल करेंगे ताकि वो उसमें निवेश कर सकें। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छे से आपने यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को समझाया, और इसी बीच हम लोगों ने 350 का आंकड़ा लाइव में पार कर लिया है, और बहुत ही बेहतरीन जो है हमारे जो शो है सर जा रहा है, और आपका बहुत सपोर्ट है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं और एक बम्पर सर व्यूअरशिप बढ़ती हुई दिखती है। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू सर, आप अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं सर। माय प्लेजर। माय प्लेजर सर, सेम है सर। और यहाँ पे तमाम व्यूअर्स हैं, 2 हमारे जो व्यूअर्स हैं प्रीमियम मेंबर बनते हुए दिखे हैं, बंदोपाध्याय चौधरी जी और इसके अलावा सत्यम सिंह जी, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू दी फैमिली द बोनस की। अब सर सवाल यहाँ पर ये अपने व्यूअर्स को भी हम लोग बता दें कि जो बेसिकली इन फंड्स को जो देख रहे हैं, विक्रांत मेहता जी देख रहे हैं, अरुण रामचंद्रन जी और सिद्धार्थ देव मैनेज जो कर रहे हैं इस फंड को, यहाँ पर अपने व्यूअर्स को जानकारी हम लोग दे दें यहाँ पे। अब सर सवाल मेरा आपसे ये है कि इन फंड्स में जियो फाइनेंस ऐप के जरिए निवेश किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि अब तक 10 लाख से ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने इसे डाउनलोड किया है, और ये किस तरह से निवेश कर सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी अगर आप साझा कर सके तो। देखिए हर्ष, द गुड पार्ट इज कि ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ आई हैं, जियो एंड ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज लाता है, टेक्निकल नो हाउ लाता है, एंड जियो इज ए इंडियन पार्टनर जो आप अपने कस्टमर बेस को टैप करेगा। तो सिंपल सी पॉइंट है कि आज अगर आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू, आज ऑनलाइन ही सब कुछ है, आप देखिए एवरीथिंग यू कैन डू ऑनलाइन। तो अगर आपके पास एक सुविधा है कि ये ऐप के जरिए आप 250-500 रुपए से अपनी एसआईपी शुरू कर सकें, और इनकी जो रीच है, इनके जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी जो अदरवाइज रीच है वो गांव तक है, तो यस आपके पास आज की तारीख में पूरा प्रोसेस आप एंड टू एंड ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका केवाईसी से शुरू करिए, जाते जाते आपका इन्वेस्टमेंट करना है, सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यस, मैं इनफैक्ट एनकरेज करूंगा सारे दर्शकों को कि आप ये प्रोसेस को समझें, आप देखें कि अगर आपको म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में जुड़ना है तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आपके सामने हैं। तो आप पहले क्या होता था, ये कहते थे कि भाई ब्रांच बहुत दूर है, हमारे गांव में ब्रांच नहीं है, हमारे शहर में कोई म्यूचुअल फंड की ब्रांच नहीं है, हमें बैंक्स पे निर्भर होना पड़ता है। पहले बहुत सारी एक्सक्यूजेस थी नहीं काम करने की। आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन की वजह से आप कहीं भी बैठे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो यस, आई एम श्योर कि इन्होंने क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट प्लान ही ऑफर किए हैं, तो इंटरमीडियरी अभी है नहीं। तो अगर आप कोई भी निवेशक को इन्वेस्ट करना है तो उनको कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगुलर प्लान्स नहीं है। तो आपको फंड हाउस के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करना होगा, और ये ऐप एक जरिया बनेगा जिसके थ्रू आप अपना निवेश डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर।
सर एक बहुत सीधा सवाल है जो कि ऑडियंस का आता है, व्यूअर्स का आता है, मतलब जिन्हें एक तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर हैं। क्या सर इन फंड्स में जो जियो ने अभी फंड लॉन्च किए हैं, क्या इनमें निवेश करना, पैसा लगाना अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर में समझदारी है? मतलब कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो देखिए दिव्या, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अब ये पॉइंट उठता है कि ये जो ऑफरिंग्स अभी की तारीख में है, जो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, इसमें आपको है ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड वैसे टेक्निकली जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा पॉइंट है, ये जो फंड हाउस है, जो जियो ब्लैक रॉक है, पहले उस पर आपको भरोसा करना होगा, जो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में आप कर सकते हैं। दोनों बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं अपनी अपनी फील्ड के, तो वहां से आपको कोई डाउट नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि सिर्फ जियो ब्लैक रॉक की कोई फंड आ रहा है तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे? जी नहीं, आपको समझना है ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड और मनी मार्केट या जो भी स्कीम वो लॉन्च करते हैं, वो स्कीम करती क्या है। तो ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मैनेजर फंड, ये इक्विवेलेंट है आपके एक डेट एलोकेशन के लिए, विच मीन्स कि जो आप नॉन इक्विटी एलोकेशन, नॉन प्रेशियस मेटल्स, आप मान लीजिए, मैं बहुत लूज टर्म्स में मैं यूज नहीं करना चाह रहा था वर्ड, लेकिन यूज करना पड़ेगा। आप मान लीजिए कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं, तो वहां पे जहां आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलता है, मतलब आपको पता होता है जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, आपको पता होता है कितना ब्याज मिलने वाला है, आप 6%, 7%, 8%, आपको पता रहता है कि क्या रिटर्न मिलने वाला है। तो ये बहुत लूजली उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें फर्क बहुत सारे हैं। एक है कि आपको जब पैसे जमा करते हैं, आपको ये नहीं पता हो कि एंड में आपको रिटर्न कितना मिलेगा, वो मार्केट ड्रिवन होता है। एक अंदाजा आप निकाल सकते हैं कि ओवरऑल लिक्विड फंड क्या रिटर्न देता है, तो 6 से 7% के आसपास लिक्विड फंड में रिटर्न आता है। लेकिन जब आप पैसे जमा करेंगे, आप किसी से पूछेंगे कि मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो यहाँ ब्याज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मार्केट ड्रिवन है। मार्केट इन द सेंस नॉट इक्विटी मार्केट, ये बेसिकली डेट मार्केट में जैसे बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट होते हैं, उस हिसाब से इनका रिटर्न आपको तय किया जाएगा। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि 6 से 7% के आसपास आपको रिटर्न मिलेगा इन प्रोडक्ट्स में। लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पैसे निकालने चाहें आप निकाल सकते हैं। आपको T+3 मैक्सिमम पैसे आ जाएंगे। जिस दिन आप पैसे निकालने की एप्लीकेशन डालेंगे या रिडेम्पशन करेंगे, आपको मैक्सिमम 3 डेज में पैसे आ जाएंगे, इनफैक्ट अगले दिन ही आ जाएंगे। मैं T+3 कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कभी कोई बैंक हॉलिडे आ गई वगैरह, तो ऐसा, तो जो दर्शक हैं जो जानते नहीं है म्यूचुअल फंड के ऑपरेशंस, उनको मन में रखना चाहिए कि T+3 जिस दिन आप रिडेम्पशन देंगे 3 दिन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन अमूमन ये अगले दिन ही आ जाते हैं जी। तो ये एक ऐसा नहीं कि क्योंकि एक फंड लॉन्च किया जा रहा है तो आपको तुरंत उसमें इन्वेस्ट करना है। ये आपकी जरूरत को फुलफिल करता है, तब आप उसमें डालेंगे पैसे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर मैं व्यूअर का भी आया है, देवेंद्र दीप सिंह जी का, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तीनों जो एनएफओज हैं उनमें से बेटर रिटर्न कौन सा दे सकता है? अगर आप एक सुझाव पाएं तो किस फंड में निवेश किया जा सकता है? तो देखिए वापस ये जो स्कीम्स हैं, इसे आपको रिटर्न्स के रूप में क्या ना अपने आप में नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि सवाल है, मैं समझ रहा हूँ देवेंद्र जी समझते होंगे डेट फंड के ऑपरेशंस को। तो अगर मैं ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड एंड मनी मार्केट फंड को कंपेयर करूं, स्ट्रिक्टली सिर्फ इन तीनों को कंपेयर करूं, तो मनी मार्केट फंड में थोड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इन दोनों से ज्यादा कमाने। तो लेकिन इन दोनों से थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा भी होगी, लेकिन इसमें मनी मार्केट फंड में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसकी जो मैंडेट है वो ये है कि जिन बॉन्ड्स में या जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, उसकी मेच्योरिटी 1 साल तक की हो सकती है। तो उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है कंपेयर टू ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, जिसमें एवरेज मेच्योरिटी जो है वो 1 डे की है एंड 91 डेज की है। तो उससे बेटर तो 1 साल का जो फंड होगा उसमें आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने ऑडियंस की भी सवाल लेते हैं। सबसे पहले मैं सवाल लेना चाहूँगी, मनीष कुमार इनका नाम है, 29 साल इनकी उम्र है। सर ये पूछना चाह रहे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, इनकी पढ़ाई और शादी के लिए 18 साल में 80 लाख रुपए ये जोड़ना चाहते हैं। सर एक बार मैं इनका पोर्टफोलियो आपको बता देती हूँ क्या है, ताकि आप बता सकें कि क्या ये अपना गोल अचीव कर पाएंगे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000 की सर इनकी मंथली सिप चल रही है, बंधन स्मॉल कैप में 4000 की सिप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 4000 की सिप है, निपॉन लार्ज कैप में 2000 की सिप चल रही है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में भी सर इनकी जो है 2000 की सिप चल रही है। 2 इनकी बेटियां हैं, 1 बेटा है। पढ़ाई और शादी सर इनका गोल है, 18 साल में 80 लाख रुपए ये जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए दिव्या, अगर मैं पोर्टफोलियो पे कमेंट करूं तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो स्कीम्स इन्होंने ले रखी है प्लस जो एलोकेशन है वो ठीक है, मतलब उसमें कोई मुझे दिक्कत लगती नहीं है। स्कीम्स भी अच्छी हैं, फंड हाउसेज अच्छे हैं, एलोकेशंस भी ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ पोर्टफोलियो ये कंटिन्यू कर सकते हैं।
और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा कि 18 साल में इन्हें 80 लाख रुपए चाहिए। तो जितनी की एसआईपी कर रहे हैं, करीबन 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ 12% का अनुमान लगाते हैं, ऐसा ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि 18 साल उपरांत इन्हें एवरेज सीएजीआर जो है वो इन्हें 12% के आसपास मिलेगा। तो इनका जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो करीबन 1,10,00,000 रुपए तक जाता है। तो इन्हें जरूरत है 80 लाख रुपए की, लेकिन अगर इसी तरह डिसिप्लिन बना के चलते रहे और अगर इन्हें पूरे पोर्टफोलियो पे एवरेज में 12% मिलता है सीएजीआर, तो इनके पास पोर्टफोलियो जो हो जाएगा करीबन 1.1 करोड़ तक का हो जाएगा। तो इनके टारगेट से कई ज्यादा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए कि आगे जाके खर्च बढ़ भी सकते हैं। आज हम 80 लाख का एस्टिमेट कर रहे हैं, पता चला तीनों बच्चों के हिसाब से जो टोटल खर्च लगा वो महंगाई दर के हिसाब से बढ़ गया। तो इस वजह से ज्यादा मिलना ऑलवेज वेलकम है। तो ये एसआईपी कम ना करें, इनफैक्ट आगे अगर इनकम बढ़ती है तो अपनी एसआईपी बढ़ाते भी हैं। बिल्कुल सर यहाँ पे। और इसी बीच देखते देखते 500 का आंकड़ा पार हो गया है यहाँ पर, और बहुत शानदार व्यूअरशिप इस समय चल रही है। और तमाम व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप रोज़ाना जुड़िए। हम लोग रोज़ाना आपको जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, कौन से आपके लिए बेस्ट फंड्स हो सकते हैं, कहाँ आप ज़्यादा बेटर स्थिति में हो सकते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, वो हर एक चीज़ बताते हैं। देश के दिग्गज एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं। और अब यकीन मानिए, जियो से जुड़े हुए जो भी, जियो ब्लैक रॉक से जुड़े जो भी तमाम खबरें आएंगी तो सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। हमारी पूरी कोशिश रहेंगी। अब सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये फंड्स बैंक एफडी का विकल्प बन सकते हैं? क्योंकि लगातार सर एक सवाल उठता है कि क्या डेट फंड्स यहाँ पर एफडी को कॉम्पीट कर सकते हैं? आपके हिसाब से सर क्या नजरिया यहाँ पे होना चाहिए? तो देखिए हर्ष, अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेट मार्केट को समझते हैं, उनके लिए डेट स्कीम्स बहुत बेटर विकल्प है। सो आपके लिए, दिव्या के लिए या मेरे लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं फिक्स डिपॉजिट से बेटर मैं डेट स्कीम्स को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको डेट मार्केट की फंक्शनिंग समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए थोड़ा समझना जरूरी बनता है। क्या क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाते हैं, तो आप जब पैसे जमा करने जाते हैं, आप क्या कहते हैं उनसे कि मुझे 1 साल की एफडी चाहिए, 2 साल की, 6 महीना, जो भी टेन्योर है, मैं इतने साल के लिए लगाना चाहता हूं पैसा, तो मुझे ब्याज क्या मिलेगा। तो बैंक आपको सामने सामने बता देती कि अगर आपने 1 साल की एफडी की तो मैं 6.5% दे रहा हूँ, 3 साल की मैं 7.5% देता रहा, उदाहरण के रूप में। अब आपको पता होता है कि मुझे इतना ब्याज मिलने वाला है और मैं 1 साल के लिए कमिटेड हूं। अगर आप बीच में पैसे निकालते हैं, मान लीजिए 6 महीने बाद निकालते हैं, तो आपको थोड़ा पेनल्टी लगता है। तो 1 साल की एफडी है, 1 साल बाद आपको ये पैसे हाथ में आ जाएंगे। अब जब आप डेट फंड में आते हैं, तो पहली बात अच्छी है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टेन्योर उन्हें बताना नहीं है। ये नहीं बताना है कि मुझे 6 महीने के लिए करनी है, 1 साल के लिए करनी है, 5 साल के लिए करनी है। आप जब तक निवेशित रहेंगे तब तक आपको उसका पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए आपने शुरू किया आज इन्वेस्ट करना, ओरिजिनली आपके माइंड में था कि मैं 1 साल तक रखूंगा, लेकिन अगर 3 महीने या 6 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, या आप मान लीजिए 3 हफ्तों में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। 3 हफ्ते या जितना भी पीरियड आप इन्वेस्टेड थे, उस पीरियड का आपको रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब खाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जहां बैंक एफडी में आपको पता था कि आपको 6.5, 7.5, 8.5 जो भी रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाला है, यहाँ पे जो रिटर्न जनरेट होता है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करते वक्त ये नहीं पता होगा कि एंड में आपको मिलेगा कितना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेंज निकालते हैं कि भाई पास्ट में ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको पता चलेगा लिक्विड फंड में 6 से 7% के आसपास मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं आगे जाते हुए 6 और 7 के बीच में ही मिलेगा। ये एक इंडिकेटिव, एक आपके लिए अंदाजा हो जाता है कि आपको ये रेंज में रिटर्न मिल सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, जो मैंने पहले हाईलाइट की थी कि आपको कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताना है, आप जितने टाइम तक रखना चाहते हैं रखो, बाकी के पैसे आप निकाल सकते हो। तो ये फर्क है। लेकिन इसमें जो प्राइमरी डिफरेंस है कि एफडी में रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है, यहाँ नहीं पता है हमें, तो वो फर्क को अगर आप समझ जाएं तो डेट म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर ऑप्शन देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है सर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल हैं सर मेरे। एक तो मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारे निवेशकों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि नए फंड्स आ रहे हैं, नई कंपनी है, पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। सर 2 मेरे सवाल ये है कि एनएफओ का जो टाइम आया है इन तीनों फंड्स के, तो इस पीरियड में जो एनएफओ का पीरियड है उसमें ही पैसा लगा दें तो कितना बेहतर होगा निवेशकों के लिए। और दूसरा ये कि क्या सर इन फंड्स में सिप के लिए भी लोगों को मौका मिलेगा? जी हाँ, सो दिव्या, पहली बात तो जो नया फंड आता है कोई भी, अगर मैं इक्विटी साइड की पहले बात करता हूँ, जो आपका सवाल था वो बहुत वैलिड है, लेकिन वो ज्यादा इक्विटी फंड के लिए लागू होता है। फॉर उदाहरण के रूप में
अगर कोई नया इक्विटी फंड लॉन्च होता है तब एज एन इन्वेस्टर आप और मैं ये देखना चाहेंगे कि इसका फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म करता है। तो मैं तुरंत ही, मान लीजिए लार्ज कैप फंड, अभी अगला जो ऑफरिंग है वो जियो ब्लैक रॉक ने एक लार्ज कैप फंड इंट्रोड्यूस किया, तब मैं कहूंगा कि आप थोड़ा वेट करें। लार्ज कैप फंड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे फंड्स हैं जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप वेट करेंगे कि जियो ब्लैक रॉक के फंड मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट लिंक हो जाता है, वो सीधा इक्विटी मार्केट से इन्वेस्टमेंट है। अगर हम डेट साइड में आ रहे हैं जिसमें हम लिक्विड फंड, ओवरनाइट और मनी मार्केट की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें इतना पास्ट परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। सो और दूसरी बात यह है कि क्योंकि एनएफओ है, तो क्या मुझे अभी का भी एनएफओ में इन्वेस्ट करना है जब वो बंद हो रहा है उससे पहले? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपको, ऐसी कोई हड़बड़ी करिए भी मत। जब भी कोई फंड लॉन्च होगा तो डेफिनेटली वो एक लॉन्च डेट बताएगा और एक क्लोजर डेट बताएगा, ताकि उसके बाद ये ओपन एंडेड हो जाए और इसमें लगातार लोग इन्वेस्ट करके निकल, जो भी इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन दोनों कर सके। तो एनएफओ में ही करना है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है कि एनएफओ आया तो अब भी करो, नहीं तो बाद में नुकसान होगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज रश ना करें। ये नहीं, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है और ये कह रहा है कि एनएफओ है अभी डालिए नहीं तो बाद में नुकसान होगा या अभी ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो रश का, वो प्रेशर में मत आइए। अपनी जरूरतों को समझिए कि क्या आपको लिक्विड फंड जरूरत है, क्या मनी मार्केट फंड जरूरत है। अगर जरूरत है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं है तो बाद में आपको ऐसा ही मौका बाद में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एनएफओ के दौरान करने से कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा सर ये कि सिप का कितना मौका मिलेगा इन फंड्स में लोगों को एसआईपी करने का? यस ऑफ कोर्स। तो अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक ऑप्शन हमेशा ही रहता है। नॉट ओनली इन दीज स्कीम्स, कोई भी लिक्विड फंड है, कोई भी मनी मार्केट फंड है, उसमें आप एसआईपी कर सकती हैं। तो इनमें या कोई भी एग्जिस्टिंग फंड में आप एसआईपी के जरिए डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और यहाँ पे अशोक मार्डिया जी पूछ रहे हैं कि सवाल है उनका कि जियो ब्लैक रॉक में किस ऐप के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें, बहुत सिंपल है। जियो फाइनेंस के नाम की ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और आप सीधा इन फंड्स में, और जो भी आने वाले दिनों में जो फंड्स आते हैं, अगर आपको लगते हैं सहूलियत आपको लगती है तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर कि आप किस ऐप के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो ये इसका सवाल का जवाब हमने यहाँ पे दे दिया। प्ले स्टोर में जाइए और जियो फाइनेंस में जाके आप ऐप इसको डाउनलोड कीजिए, ऐप को इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फोलियो लगातार आए हैं हमारे पास और राजेश कुमार जी का एक सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी 9,500 रुपये महीने की 3 SIP चल रही हैं। इसके अलावा टाटा निफ्टी मिड कैप में, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 5 लाख का रुपये का लमसम इन्होंने निवेश किया हुआ है। और साथ ही कह रहे हैं कि 3,000 रुपये महीने की एक और सिप करनी है। इसके लिए कोई फंड बताएं, सजेस्ट करें। 25 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं, क्या पोर्टफोलियो सही है या नहीं, ये हम लोग स्क्रीन पे को बताते हैं। बंधन स्मॉल कैप में 2,500 की SIP है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3,500 के निवेश चल रहा है इनका। SDFC मल्टी कैप में भी 3,500 का इन्होंने प्रति माह निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए। तो करीब 3 फंड्स हैं यहाँ पर इन्होंने जो चुने हैं। और इसके अलावा साफ तौर पे इनका कहना है कि 25 साल में 2 करोड़ का इनको कॉर्पस इकट्ठा करना है। 3,000 रुपये महीने की एक और SIP शुरू करना चाहते हैं। 5 लाख का लमसम भी निवेश करना चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये बताया 5 लाख का जो लमसम निवेश किया है वो टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में किया है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी राजेश जी को लेकर? तो देखिए हर्ष, वापस अच्छा पोर्टफोलियो है। एक मिड कैप, डेडिकेटेड मिड कैप, एक प्योर मिड कैप फंड मिसिंग है। तो जो 3,000 की SIP करना चाहते हैं उसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में करें। ये एक प्योर मिड कैप फंड है। तो इनके पास एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है जो पराग पारिक के रूप में है, एक मिड कैप आ जाएगा, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप। तो आई थिंक इनका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। तो हर एक कैटेगरी में एक स्कीम रहेगी इनके पास। और सारे फंड्स जो हमने बताए, जो 3 इनके पास ऑलरेडी है और एक हम जो जोड़ रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इससे इनका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाते हुए जब SIP बढ़ाना चाहेंगे तो इन्हीं स्कीम से बढ़ाइएगा, और कोई स्कीम जोड़ने की इन्हें जरूरत नहीं है। जहां तक इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई इन्हें 25 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो हम अगर इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को अगर एनालाइज करें, जो है 5 लाख रुपए लमसम के रूप में और 9,500 रुपए में 3,000 और जोड़ भी नहीं रहा हूं, तो भी ये आराम से 2.5 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएंगे। इन्हें 2 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर 12% का अनुमान लगाते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो ये करीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए के पास पहुंचता है इन अबाउट 25 ईयर्स। तो अगेन टारगेट कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे, पोर्टफोलियो अच्छा है, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो राजेश जी को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो 2 करोड़ के बल्कि 2.5 करोड़ का यहाँ पे कॉर्पस बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है सर। आगे बढ़े तो सर शॉर्ट टर्म निवेशक जो हैं उनके लिए
कौन से फंड्स जो हैं डेट कैटेगरी में सबसे बेस्ट रह सकते हैं? तो देखिए 16 टाइप के फंड्स हैं। अगर डेट कैटेगरी में भी देखें तो कैटेगराइजेशन स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो 16 तरह की स्कीम्स हैं। उसमें ओवरनाइट फंड से लेके आप लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स, आप कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर, अगर मैं दर्शकों की प्रोफाइल समझते हुए अगर मैं सुझाव दूं कोई भी, तो मुझे लगता है कि आप लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड के बीच में, इन दो फंड्स के बीच में अगर आप अपना डेट एलोकेशन करते हैं तो आपका जो पर्पस है पूरा हो जाता है। सो लो ड्यूरेशन फंड, मैं दोहरा दूं कि कोई भी लो ड्यूरेशन फंड्स हैं या शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, आई थिंक ये दो कैटेगरी में अगर आप अपना स्कीम चूज करते हैं तो काफी है। उससे भी अगर कम आपका टाइम होराइजन है, आप मान लीजिए आपका एसटीपी करना है कि लमसम लगाना है, फिर वो एसटीपी के जरिए इक्विटी में जाना है, तो लिक्विड फंड आप यूज कर सकते हैं या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर ये जो जियो के तीनों फंड्स हैं, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए? आई थिंक लिक्विड फंड कंफर्टेबल पोजीशन में है, लिक्विड फंड। और अगर आपका 1 साल 6 महीना या 1 साल का नजर है तो मनी मार्केट। ठीक है सर। एक आकाश कुमार जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि जियो ब्लैक रॉक के फंड में क्या जियो ऐप के अलावा भी निवेश कर पाएंगे? क्या तरीका हो सकता है सर, अगर आप सजेस्ट कर पाए तो? तो देखिए ये जो फंड है आज की तारीख में, ये सिर्फ डायरेक्ट प्लान ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें इंटरमीडियरी कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई जिसके पास से आप पहले करवाते होंगे, वो आपको इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन जियो फाइनेंस एक ऑप्शन जरूर है। दूसरा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप कैम्स और कार्वी की जो मोबाइल एप्स है उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो एक बार आपके पास अगर कैम्स 360 या कार्वी का जो के फिनटेक रादर उनका अगर ऐप है तो उसमें देखिए, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप ये इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ठीक है सर। सर एक और सवाल है, आपने खैर पहले भी ये बोला था कि जियो का जो नाम है सिर्फ उसको देख के अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, आप ये देखें तीनों जो फंड्स अभी लॉन्च हुए हैं उन्हें समझें, इसके अलावा आगे भी जो कुछ फंड्स लॉन्च होंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से उनको समझना ज़रूरी है। लेकिन सर जियो की जो ब्रांड वैल्यू है वो निवेशकों को किस तरीके से इफेक्ट करती है? देखिए आज की तारीख में ना जियो, रिलायंस, ये कोई भी आप एक ही कंपनी के ब्रांड्स हैं, आज हर एक इंडियन जो है उनको कहीं ना कहीं आप उनके कस्टमर हैं। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट को लेके उनसे आप खरीदारी कर ही रहे हैं। आप जियो प्लेटफॉर्म्स हो गया, आप मान लीजिए रिलायंस फ्रेश है, आप कुछ भी ले लीजिए, कहीं ना कहीं आप उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये हर भारतीय को कहीं ना कहीं टच जरूर करता है। अब ये कि किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है रिलायंस ग्रुप के साथ, किसी का नहीं रहा होगा। तो ये रीच आउट, जो रीच की बात करें, पहला स्टेप क्या होता है, रीच। तो ये कहीं ना कहीं सारे भारतीयों को कहीं ना कहीं टच कर चुका है। अब दूसरा बात है कि कोई बहुत खुश है रिलायंस के साथ, उनका जियो फोन अच्छी तरह चल रहा है, तो वो बोलेंगे कि नहीं मैं जियो के साथ ही सब कुछ करूंगा। अगर आप जियो का फोन लेके कहीं गए, उनका नेटवर्क अच्छा नहीं मिला और आप कस्टमर सर्विस में फोन किया, आपको ठीक से रेजोल्यूशन नहीं मिला, तो आप ये कहेंगे कि मैं जियो का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लूंगा। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा होगा ये निर्भर करेगा कि आप वो ब्रांड पे कितना भरोसा करते हैं। जहां तक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात है, एक जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी का फुल फ्लेजेड यूज करने वाले हैं। एक्सपर्टीज जो टेक्निकल नोहा हो ब्लैक रॉक के पास है पूरी। सो ये जो कॉम्बिनेशन है दो बड़े स्टॉलवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस का है अपनी अपनी फील्ड का, तो आई एम श्योर ये सक्सेसफुल जरूर होने वाले हैं। अब ये पॉइंट उठता है कि कोई फोमो में कि भाई जियो का कोई फंड आया है, मैं उसमें निवेश नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस मैं सिर्फ वो पॉइंट को क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें आप पैसा देंगे, वो मार्केट में ही पैसा लगाने वाले। तो ऐसा नहीं कि मार्केट अगर गिर रहा है तो जियो ब्लैक रॉक के लिए नहीं गिरेगा, बाकी सबके लिए गिरेगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो फंड मैनेजमेंट स्किल्स को आप वेट करके देखिए कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनका डिफरेंशिएशन क्या है। यूएसपी जो है ये कॉस्ट के रूप में लाने ही वाले हैं। आपको पहला डिस्टिंग्विशन क्या देगा, पॉइंट देगा कि आप अगर हमारे साथ पैसे लगाते हैं, जियो ब्लैक रॉक के साथ पैसे लगाते हैं, तो आपका फंड मैनेजमेंट कॉस्ट जो है वो हम उसको इतना लगाएंगे, दूसरा स्कीम आपको उससे ज्यादा लगा रहा है। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग यूएसपी फैक्टर होगा जिससे वो शुरू करेंगे। लेकिन सिर्फ कॉस्ट को कम देखते हुए अगर आप पैसे दे रहे हैं, वो सही तरीका नहीं होगा। आपको देखना होगा कि फंड मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज क्या है, वो पास्ट रिटर्न्स कैसे दिए हैं। तो वेट एंड वॉच करिए इक्विटी स्कीम्स में पर्टिकुलरली कि इनका यूएसपी क्या है, वो कैसे मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है, फंड परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, फंड मैनेजमेंट टीम कैसी है, फिर आप पैसे दें। सिर्फ सस्ता देख के या लो कॉस्ट देखते हुए आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद आपको ज्यादा नुकसान होगा जितना आप
बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 सर, मैं आपसे इनफैक्ट अगला सवाल भी पूछने वाली थी कि एक्सपेंस रेशियो और लिक्विडिटी कैसी रहने वाली है अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो जियो ब्लैक रॉक की। तो देखिए, अब सिंपल सी पॉइंट है, आज की तारीख में अगर कोई नया फंड हाउस आता है जिसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो अपना मार्केट प्लेस, वो अपनी पोजीशन बनाना चाहेगा। वो पोजीशन बनाने के लिए हम इंडियंस को आप कुछ भी सस्ता बोल के बेच सकते हैं। तो अगर कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है ये सस्ता है, तो हम नेचुरली उस तरफ थोड़ा रुझान देने लग जाते हैं। ये नहीं देखते क्वालिटी कैसी होने वाली, क्या होने वाली। तो पहला अट्रैक्शन पॉइंट ये होगा कि आप बोलेंगे कि हमारा कॉस्ट कम है। फिर दूसरी बात ये आती है कि भाई हम उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे। तो ईज ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेक्नोलॉजी में हेवीली इन्वेस्टेड रहेंगे ताकि आप इन्वेस्ट करना चाहो तो तुरंत कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आपको ये देखनी है, कभी आपको पैसे रिडीम करने होंगे तो वो रिडेम्पशन प्रोसेस भी उतना सिंपल है क्या? क्योंकि कई बार ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होती है, एंट्री करना बहुत आसान होता है और एग्जिट जो होता है ना वो कहीं ऐप में इतनी बुरी तरह छुपा होता है कि आप ढूंढते रह जाते हो कि मैं कहाँ से एग्जिट कर सकूं। तो वेट एंड वॉच करिए कि ये किस तरह फ्रेंडली है। और हालांकि म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप भले इन्वेस्टमेंट अगर एक पर्टिकुलर ऐप से कर रहे हैं, रिडेम्पशन आप कहीं और से कर सकते हैं। आप कैम्स की वेबसाइट पे जाके रिडेम्पशन कर सकते हैं, फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके रिडेम्पशन कर सकते हैं, आप पेपर बेस में रिडेम्पशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रार के पास आप जाते हैं, कैम्स के पास जाते हैं, तो आप पेपर फॉर्म में रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लो कॉस्ट देख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद एक ट्रैप भी बन सकता है। तो कॉस्ट को अपने आप में ना देखें, उसके सामने बेनिफिट कितना मिल रहा है वो देखें। अगर कोई दूसरा फंड हाउस है वो आपसे डबल टीईआर ले रहा है, मान लो एक जगह होगा, मान लो 25 बेसिस पॉइंट्स है, दूसरी जगह वो आपसे 0.5% आपको टीईआर ले रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो खराब है, उसके सामने आपको मिल क्या रहा है। तो वो सारे पहलुओं को अगर आप ध्यान दें, सिर्फ कॉस्ट को देखते हुए जाएंगे तो शायद ये ट्रैप बन सकता है। ठीक है सर, और मैं आपसे सर दो सवाल मेरे हैं। पहले मैं एक व्यूअर का सवाल पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूँ। अंकित यादव जी का एक सवाल है, पूछ रहे कि आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं लेकिन ये सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए सर? बेसिकली यहाँ पर तो ये स्मॉल कैप फंड में निवेश किया हुआ है, हाईली वॉलेटाइल, आपकी क्या सलाह रहेगी? यस एब्सोल्युटली। सो ये परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है, ये किस कंपैरिजन में बात कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। अगर ये कहेंगे कि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप ओवरऑल मार्केट से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये सही कंपैरिजन नहीं है। अगर ये कहेंगे आईसीआईसीआई स्मॉल कैप एक लार्ज कैप फंड के सामने फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो भी सही कंपैरिजन नहीं है। तो आपको समझना है कि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप किसके सामने परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। क्या वो दूसरी स्मॉल कैप फंड के सामने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्या वो इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स के सामने परफॉर्म नहीं कर रहा है? पहले ये समझिए। तो कई बार हम सिर्फ एक स्टेटमेंट को देखते हुए हम अज्यूम करते हैं कि आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड अच्छा नहीं है, तो ऐसी बात नहीं होती। तो आपको कंपैरिजन सही मायने में करना होगा। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि क्या एक स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी आप सहन कर सकते हैं कि नहीं। तो हम स्मॉल कैप में बहुत एंथुजियास्टिकली इन्वेस्ट तो कर लेते हैं क्योंकि पास्ट रिटर्न्स देखते हैं और उस जरिए में देखते हैं कि भाई इसमें मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या आप उस वॉलेटिलिटी को सहन कर सकते हैं, आपकी कैपिटाइट है कि नहीं है, उसको समझते हुए आपको लेना है। जहां तक फंड हाउस का सवाल है, आईसीआईसीआई वन ऑफ द टॉप फंड हाउसेज है। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड अगर हम दूसरे स्मॉल कैप या उसके बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें और उसकी वजह से आप देखेंगे कि हो सकता है कि एक पीरियड है जिसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन फंड हाउस पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी अच्छी टीम है फंड हाउस की, इन्वेस्टमेंट टीम इतनी अच्छी है कि वो अगर कुछ गलत डिसीजन लिए भी हैं, मार्केट कुछ और दिशा में गया है, तो उनके पास उतनी कैपेबिलिटी के उसे तुरंत आइडेंटिफाई करके वो चेंज कर सके। तो एज अ फंड हाउस आई थिंक आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में आप रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इतनी अगर अनकंफर्टेबल है विद दूसरी स्कीम में, तो यस आप उसे इवैल्यूएट करिए कि मुझे इसमें रहना है कि किसी और में, और दूसरी स्कीम का लॉन्ग टर्म एवरेज देखिए। ये नहीं देखिए कि पिछले 3 महीने में कैसा किया, आप उसे देखिए कि हर मार्केट साइकिल में उसने कैसा परफॉर्म किया और फिर डिसीजन किया। बिल्कुल, और अमूमन जो है यहाँ पे व्यूअर्स या निवेशक इस तरह की गलती करते हैं, जो सर ने यहाँ पे बताया उस चीज़ को आप फॉलो कीजिए यहाँ पे। अब सर सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि मार्केट्स के ऊपर अगर मैं आपसे समझना चाहूँ सर, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ार में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, यहाँ पर बाज़ार अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। यहाँ पर आपका FY26 के Q1 के नंबर्स आने हैं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के साथ अब ये है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को भी लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे माहौल में अगर किसी निवेशक को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में शुरुआत करनी हो, तो आपके हिसाब से, क्योंकि बाज़ार जो है अपने हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में निवेश की सलाह किस तरीके से रह सकती है, स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, और साथ में अगर कुछ फंड आप सजेस्ट कर सकें एक नए निवेशक के लिए, SIP के लिए 10,000 रुपये की, और कौन से बेस्ट फंड्स चुन सकता है वो सर? तो देखिए हर्ष, 2-3 चीजें अपने मान के चलना होगा और एक्सेप्ट करना होगा। पहली बात है, ऐसा कभी भी मौका नहीं आएगा कि पूरे
वर्ल्ड में कुछ भी अनरेस्ट नहीं है जी। हम एक आइडियल वर्ल्ड हमें कभी नहीं मिलने वाला। कभी ना कभी इतने सारे देश हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं वॉर पे भी रहेगा जी। आप ट्रेड वॉर समझ लीजिए या एक्चुअल वॉर समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर दम चलने वाला है। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल है और मार्केट इसी को फैक्टर इन करता है। जब मार्केट गिरता है तो कुछ ना कुछ हो रहा है, तब गिरता है। तो ये तो होने ही वाला है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ हम एकदम स्वर्ग में है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी पॉइंट ये है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डेट स्कीम्स में आना है। अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाइब्रिड फंड जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो आपको इक्विटी फंड में करना है। ये सिंपल रूल्स हैं। अब इसमें आपको अगर लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप मार्केट से बाहर भी नहीं रहना चाहते हैं, तो तरीका क्या है, आप एसआईपी के जरिए करें। हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहिए। मार्केट जो भी फ्लक्चुएशन करेगा, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप हर महीने खरीद रहे हैं, मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आप हर महीने खरीद रहे हैं। तो ऐसे आप मार्केट को एवरेज करते रहेंगे और लंबी अवधि में ये एवरेजिंग आपको बहुत अच्छी तरह काम करेगा और आपका रुपी कॉस्ट एवरेज जो होगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो आप मार्केट की वोलेटिलिटी तो रहने वाली है, हम समझ गए। अब आपको ये समझना है कि इस वोलेटिलिटी को मैं कैसे अपने फायदे के लिए यूज करूं, और वो है एसआईपी का जरिया, कि आप हर महीने इन्वेस्ट करते रहिए। अगर आपके पास लमसम पैसे हैं तो आप एसटीपी करिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें जो हमने बात की लिक्विड फंड में पैसे लगा दें और वहां से आप सिस्टमैटिकली हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को आप स्विच करते रहे इक्विटी में। तो ये हो गया आपका एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तरीके बहुत सारे हैं, आपको सिर्फ अपनी जरूरत को समझना है, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना है, आप कितनी वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब जो स्कीम्स की बात है कि 10,000 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो एक आइडियल पोर्टफोलियो बना के दें। तो हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, शुरुआत हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए ये 10,000 रुपए जो है वो आपको कम से कम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो उसमें आप एक लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, उतना काफी होगा। आप जो लार्ज, मिड, मल्टी एसेट और चाहिए तो एक स्मॉल कैप ऐड कर लीजिए। तो इसमें जो स्कीम्स हमने अभी तक बात की है शो पे, आपके जो इस प्रोग्राम में हमने बात की है, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, आप एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप है। जो हमने स्कीम्स की बात की उसी को आप एक मिश्रण बना के अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं। मेरी सलाह हमेशा एक चीज की और रहेगी कि अगर आप खुद से सक्षम नहीं है, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो आप फील्ड के कोई एक्सपर्ट के पास जाइए, कोई प्रोफेशनल के पास जाइए, कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए जो ये काम दिन रात करते हैं, और उनसे आप सलाह मांग के आप अपना पोर्टफोलियो शुरू करें, वो ज्यादा बेटर होगा। अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, वो सबसे सबसे माहिर धनुधारी थे, लेकिन उन्हें भी एक गाइड की जरूरत पड़ी थी। सो अगर आपको कोई गाइड की जरूरत है तो ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और मार्केट की वॉलेटिलिटी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप अपना पोर्टफोलियो बना के चलिए। तो आप फाइनेंशियल जो आप अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो आपको डेफिनेटली अचीव हो पाएगा। ठीक है सर, आपने सर बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से अगर वो शुरुआती इन्वेस्टर हैं, 10,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हैं, तो मार्केट की स्थिति को देखते हुए किस तरीके से वो अपना पोर्टफोलियो अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जियो ब्लैक रॉक पर बहुत सारी बातचीत हुई है और बहुत सारी बातचीत होनी बाकी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ कैसे रोजाना जुड़ सकते हैं इस शो में, सिप की टिप में, रोज शाम 4 से 5 बजे। एक तो जो यूट्यूब लाइव आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रोजाना हम करते हैं 4 से 5, हम दोनों, हर्ष और मैं, आपके लिए शो लेकर आते हैं। तो आप उस वक्त यूट्यूब लाइव पर हमें अपने तमाम सवाल भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं, 9354027995। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवाल, ये तमाम चीज़ें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि अपने एक्सपर्ट से जो है बेहतरीन से बेहतरीन राय आपके पोर्टफोलियो पर या फिर आपके सवालों के जवाब हम अच्छे से अच्छे तरीके से लेने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, लिक्विड फंड की अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को लेके, तो आपने कहा था कि जो जियो ने 3 कैटेगरी लॉन्च करी हैं फंड्स की, उसमें से लिक्विड फंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। सर, रिटर्न के मामले में इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है?
देखिए दिव्या, ऑन एन एवरेज लिक्विड फंड में आप 6 से 7% के आसपास का रिटर्न, ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर हम दूसरे लिक्विड फंड्स के रिटर्न अगर चेक करें, और क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट मैंडेट जो है बहुत फिक्स्ड है, मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अंडरलाइंग जो डेट पेपर्स लेंगे वो 91 डेज की मेच्योरिटी होनी है। तो अगर बाकी सब के अगर हम देखेंगे रिटर्न्स करीबन रेंज में 6 से 7% है, तो एक इन्वेस्टर एज ऑफ नाउ ये अनुमान लगा सकता है कि जब वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे सालाना इन्हें 6 से 7% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर। सो ये बोलना जरूरी है कि क्योंकि पास्ट रिटर्न हम अनुमान लगा के देख रहे हैं और एक अंदाजा ले रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आगे भी उतना मिलेगा ही। तो कल जाके आपको और मुझे इस शो को पकड़ के ना कहें कि भाई आपने कहा था 6 से 7% और थोड़ा कम मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। तो मैं ये दर्शकों को सिर्फ बताना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, लेकिन एक अंदाजा लेने के लिए आपको पीयर ग्रुप में एक आप देख सकते हैं और पास्ट रिटर्न्स देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, एक सवाल सर यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर जो फंड्स लॉन्च होते हुए दिखे हैं यहाँ पर, तो उनमें से एक की एनएवी जो है वो 1000 रुपये रखी गई है, तो सर इसको किस नज़रिए से समझना चाहिए यहाँ पर? तो आई डोंट नो व्हाई 1000 रुपए की एनएवी के हिसाब से शुरुआत करेंगे, बट एनएवी का कोई इम्पैक्ट वैसा देखा जाए तो रिटर्न्स पे नहीं होता। सो मान लीजिए अगर 10 रुपए की एनएवी होती है और 1 साल बाद उस फंड ने 10% रिटर्न जनरेट किया है जी, तो 10 रुपए की एनएवी 1 साल बाद 11 रुपए की हो जाएगी। ओके, अगर 1000 रुपए से आपने एनएवी शुरू की है और 10% ग्रोथ हुआ है तो 1 साल बाद 1100 की एनएवी हो जाएगी। तो परसेंटेज वाइज में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 रुपया है कि 1000 रुपया है, सिर्फ इतना फर्क होगा कि जब 10 रुपए की एनएवी है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे और 1000 रुपए की एनएवी है तो यूनिट्स कम मिलेंगे। आई थिंक ये थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाते हुए, कहते हुए कि इसकी 1000 रुपए की तो वैल्यू ज्यादा है तो शायद इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता होगा। आई डोंट नो वेदर दैट इज द इम्पैक्ट और दैट इज द इंटेंट, लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि सारे एनएफओ जो आते हैं वो 10 रुपए की एनएवी आते हैं, और इनफैक्ट वो एक मार्केटिंग ट्रिक हुआ करता था, ये कहती कि सस्ती एनएवी है तो ले लीजिए। इन्होंने टोटली कॉन्ट्रा, अगर आप कह रहे हैं 1000 रुपए की एनएवी रखी गई है तो आई थिंक इन्होंने कॉन्ट्रा रिवर्स साइकोलॉजी यूज करने की कोशिश की होगी कि 1000 रुपए है तो ज्यादा महंगा है तो ज्यादा रिटर्न देगा। आई डोंट नो, आई क्वाइट ऑनेस्टली डोंट नो। ओके सर, ठीक है। चलिए, लगातार ऑडियंस के भी सवाल आ रहे हैं। हमारे एक प्राइम मेंबर भी मैं देख रही हूँ बन गए हैं शो के दौरान। मयंक सोनी जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे परिवार का हिस्सा आप बने हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल जो हैं, आपकी जो भी दुविधाएं हैं, प्रायोरिटी पे उन्हें सॉल्व किया जाए, हमारे एक्सपर्ट से जाना जाए। सर, एक हमारे व्यूअर हैं अमित कुशवाहा, यूट्यूब से इन्होंने में सवाल भेजा है। कह रहे हैं कि इनकी 4000 रुपये महीने की 4 सिप चल रही हैं, 10% का सालाना स्टेप अप भी ये करते हैं। इसके अलावा 12 साल तक निवेश करने का इनका विजन है सर। पोर्टफोलियो इनका मैं आपको बता देती हूँ। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1000 की सिप चल रही है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1000 की सिप चल रही है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1000 और कोटक मल्टी कैप में भी सर 1000 की सिप चल रही है। मैं देख रही हूँ चारों कैटेगरी अलग हैं सर। क्या इनका जो कैसा कॉर्पस इनका तैयार हो सकता है सर? 12 साल तक इनका विजन है, 10% के हिसाब से स्टेप अप भी कर रहे हैं। तो वेल दिव्या, पोर्टफोलियो तो अच्छा है, सिर्फ मुझे एक कंसर्न था कि आप एसबीआई की 2 स्कीम क्यों ले रहे हैं। हालांकि दोनों स्कीम अच्छी हैं, सो उसमें कोई डाउट नहीं है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है और एसबीआई स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा फंड है, तो उस लिहाज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई चेंज करने की अगर सलाह दूंगा इन्वेस्टर प्रोफाइल थोड़ा बहुत समझते हुए इंक्वायरी के थ्रू, तो मैं सुझाव दूंगा कि ये स्मॉल कैप की जगह पे एक मिड कैप पॉसिबली जोड़ ले, या तो मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे। तो एसबीआई स्मॉल कैप को बंद करके 1000 रुपए की जो एसआईपी है कोटक मल्टी कैप में उसे 2000 की कर ले, या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2000 कर ले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 10% इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, ये भी डेफिनेटली इन्हीं फंड्स में कर सकते हैं, उन्हें कोई और फिलहाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका सवाल था कि ये अमाउंट कितना बन जाएगा, तो अगर मैं स्टेप अप का ऑप्शन नहीं भी लूं तो कितने साल में ये चाह रहे हैं? 12 साल में, राइट? हाँ सर, एक मैं अपडेट कर देती हूँ। इन्होंने अभी कमेंट किया है कि 25 साल तक का इनका विजन है, 12 नहीं है, 25 का विजन है इनका। ठीक है, तो 25 साल तक अगर ये 4000 रुपए निवेश करते हैं तो ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट जी। तो ये करीबन 75 लाख बन जाता है। अगर हम 4000 रुपए 25 साल तक 12% का अनुमान लगाएं कि इन्हें रिटर्न मिले तो करीबन 75 लाख हो जाता है। अगर ये स्टेप अप करते हैं, विच मीन्स अगर 10% बढ़ाते रहते हैं, तो एक रफ एस्टिमेट में आपको अभी दे सकता हूं, ये लगभग डबल हो सकती है रकम। तो अगर ये 10% से अमाउंट बढ़ाते हैं हर साल,
तो एक मोटा मोटी, हालांकि फिलहाल कैलकुलेशन मैंने एग्जैक्ट नहीं किए हैं, लेकिन एक जो पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब हम किसी का कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर ये स्टेप अप 10% से करेंगे फॉर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 75 lakhs, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका रकम करीबन डबल हो जाए। ठीक है सर, ठीक है स्टेप अप की तो ताकत मतलब बहुत ही बेहतरीन है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं वैसे कि स्टेप अप जो है आपको एक तो अपने गोल की तरफ बहुत जल्दी ले जाता है, दूसरा आपके गोल से ज़्यादा ही आपको रिटर्न दे सकता है। सर अब मैं इसमें दो सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। एक तो पहला सर, क्योंकि व्यूअर्स के बार बार सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा और हम लोग चाहेंगे आप इसको एलैबोरेट करें थोड़ा, क्योंकि अभी तक हम लोग देखते हैं कि 10 रुपये की एनएवी है सर, यहाँ पर ये आ गई 1000 रुपये की एनएवी। ये एक आपने इस पर रोशनी डाली है सर। निवेशक पूछ रहे हैं कि इससे क्या कोई फ़ायदा होगा? व्यूअर्स के लगातार सवाल आ रहे हैं कि इससे कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखेगा या फिर एक ट्रिक होती है जिस तरीके से। और साथ ही सर एनएफओ में निवेश से पहले किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए? इन दोनों को सर आंसर अगर आप दे पाएँ तो। जी हाँ, तो पहला सवाल कि एनएफओ के पहले किन बातों का ध्यान दें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये जो ऑफरिंग्स हैं आज की तारीख में, ओवरनाइट फंड, लिक्विड और मनी मार्केट फंड, इसमें आप एनएफओ में ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला बात तो सिंपल सा पॉइंट है कि ना, बिल्कुल भी ना करेंगे तो कोई भी आप कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे। जब ये फंड ओपन एंडेड हो जाएगा तब भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपको रश करना है, कहीं से पैसे निकाल के तुरंत इसी फंड में इसकी क्लोजर डेट से पहले लगाना है। तो क्लोजर डेट इनका मेरे ख्याल से 2 जुलाई का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 2 जुलाई के पहले आपको इन्वेस्ट करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो वो है। जब इनका इक्विटी फंड आएगा तब आपको यस बहुत सारी चीजों का ध्यान देना होगा। उसमें भी अगर आप एनएफओ में नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि वो स्कीम बंद हो जाएगी, इसे एक ही पीरियड तक खुली है उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इक्विटी फंड आता है तो आपको देखना है कि डिफरेंशिएशन क्या है। अगर ये एक लार्ज कैप ला रहे हैं तो लार्ज कैप में अगर जियो ब्लैक रॉक लार्ज कैप फंड आ रहा है और आपके पास कोई और ऑलरेडी फंड है जो 10-20 साल से ऑपरेशनल है, तो अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं कि तुरंत का तुरंत करना। आप वेट करिए, देखिए रिटर्न्स कैसा जनरेट हो रहा है, वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं अलग अलग मार्केट साइकिल में, फिर आप सोच सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो एनएवी की थी आपकी कि भाई 1000 रुपए की एनएवी है या 10 रुपए की है, तो पहली बात रिटर्न स्टैंड पॉइंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 रुपए की एनएवी में ले रहे हैं कि 1000 रुपए वाली एनएवी ले रहे हैं। आपको एज अ परसेंटेज रिटर्न्स जो आपको जनरेट होना है वो परसेंटेज के रूप में होना है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना है कि अगर आप 1000 रुपए की एनएवी वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, और आप 10 रुपए वाली ले रहे हैं तो यूनिट ज्यादा मिलेंगी। लेकिन इसके बावजूद आपके रिटर्न्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 1000 रुपए या 10 रुपए की एनएवी के आप इनफैक्ट उलझनों में पड़े ही ना। आप देखिए मत एनएवी क्या है, आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए और रिटर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर या जब भी आप रिडीम कर रहे हैं रिटर्न क्या मिल रहा है, बस उस पर ध्यान दें। ठीक है सर। सर क्या ये जो फंड्स हैं, लिक्विड फंड हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया, इसके अलावा ओवरनाइट हो गया, सर इन फंड्स के जरिए इमरजेंसी फंड को तैयार करने में भी कुछ मदद मिल सकती है इन्वेस्टर्स को? जी हाँ, इनफैक्ट हम हमेशा से कहते हैं कि अगर आप इमरजेंसी फंड को कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो आप डेट स्कीम्स में करें। तो डेट स्कीम्स में ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड डेफिनेटली एक कैटेगरी आती है जिसमें आप ये पैसे लगा सकते हैं। और इमरजेंसी फंड क्यों और डेट फंड क्यों, मैं इसका कॉम्बिनेशन खाली बता दूं। जैसा ये शब्द है इमरजेंसी, विच मीन्स आपने कुछ चीज प्लान नहीं कर रखी है और वो खर्चे आप पे आ गए जी। तो आपको इमरजेंसी हो गई या अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इसमें क्या चाहिए, आपको लिक्विडिटी चाहिए कि भाई जब मैं पैसे मांगू मुझे तुरंत से तुरंत पैसे मिल जाए। तो ये जो स्कीम्स है लिक्विड फंड, ओवरनाइट और मनी मार्केट फंड, इसमें आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट अगर 3 बजे के पहले देते हैं, आज मान लीजिए आपने 3 बजे से पहले रिक्वेस्ट दी है, कल सुबह आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जब मुझे पैसे चाहिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हो। मैंने अगर 1 लाख रुपए डाले तो ऐसा नहीं हो कि मार्केट की वजह से वो 90,000 हो गया और मैं पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे अभी 90,000 निकालने पड़ेंगे। तो ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें आपको मार्केट, इक्विटी मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी नहीं है, और डेट मार्केट की भी जो वॉलेटिलिटी है वो कम से कम इन फंड्स को लागू होगी, स्पेशली ओवरनाइट एंड लिक्विड फंड को। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो कैपिटल प्रोटेक्शन का जो आपका एक थॉट है वो भी रहेगा। दूसरा, आपको लिक्विडिटी चाहिए तुरंत मिल जाएगी। तो इसी के लिए इमरजेंसी फंड के लिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप लिक्विड फंड जैसी स्कीम चूज करें। ठीक है सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे आप लगातार हमारे व्यूअर्स को अपडेट करते हैं, एजुकेट करते रहते हैं सर, आपके हिसाब से सिप करते हुए निवेशकों को क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और साथ ही जो कुछ सुझाव आप देना चाहिए जो इंपॉर्टेंट जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए निवेशकों को? तो हर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसआईपी में हमने देखी है कि हम शुरू करते हैं देखते हुए कि 10 से 20 साल तक हम इन्वेस्ट करें। अभी भी हमने बात की, हमारे 2-3 दर्शकों ने कहा कि हम 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम इरादा तो रखते हैं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना, लेकिन 1-2 साल बाद हमारा कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन खत्म हो जाता है और कोई ना कोई कारण से हम एसआईपी बंद कर देते हैं। हो सकता है ये इसके लिए होता है कि मुझे रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं जो मैं सोचा था। हो सकता है ये है कि भाई मैं दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट कर लूं, ये स्कीम अच्छी नहीं कर रही है तो मैं यहां से निकल के दूसरी स्कीम में चला जाऊं। बहुत सारे कारण होते हैं कि हम एसआईपी वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर आप एक एसआईपी इन्वेस्टर हैं, आप अपने आप से वादा करें कि जो पीरियड मैं सोच रहा हूं इन्वेस्ट करने का, मैं उतनी अवधि तक तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करूंगा, चाहे बीच में कुछ भी हो जाए। मुझे रिटर्न्स मैं देखूंगा, ठीक है क्या आ रहे हैं, हो सकता है मार्केट गिरा हुआ है 3-4 साल तक तो मुझे रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहे हैं, तब हमें एक ख्याल आता है इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ, जो 7% तो 3 साल का मिलता मुझे कम से कम। इक्विटी मार्केट वैसे फंक्शन नहीं करता, एसआईपी वैसे काम नहीं करता है। तो आप समझिए एसआईपी क्या करता है, उसके रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं, और फिर जो लंबी अवधि की आप प्लान करते हैं उतनी पूरी अवधि तक आप बने रहें। हो सकता है आप स्कीम चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, वो ठीक है, लेकिन अपनी एसआईपी को बीच रास्ते बंद ना करें। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसआईपी का फायदा अगर कोई ले नहीं पा रहा है इसके लिए है क्योंकि वो एसआईपी बीच में बंद कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक एक है। सवाल सर मेरा एक, जी सर प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, और दूसरी बात, खाली अपनी जरूरतों के हिसाब से स्कीम लें तो बेटर है। आप शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी फंड ना लें और लॉन्ग टर्म के लिए कोई एलआईसी या कोई एंडोमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी की सेविंग्स पॉलिसी ना लें, उल्टा काम ना करें, वो आपके लिए फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बेटर रहेगा। जी सर बहुत सारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं, चाहे मनी मार्केट फंड हो या डेट फंड, यहाँ पर ओवरनाइट फंड की हम लोग बात करें यहाँ पर, सर इसमें टैक्सेशन किस आधार पे लगता है? सो ये बेसिकली जो भी कमाई होगी, इसमें जो भी रिटर्न्स जनरेट होगा वो आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और जो आपका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना। जैसे फिक्स डिपॉजिट में पहले था कि आप जो भी ब्याज कमाते थे वो आपकी इनकम में जुड़ता था, उसी तरह जो भी रिटर्न्स अभी डेट फंड्स में जनरेट होता है वो आपकी इनकम में जुड़ेगा और उसके हिसाब से आपको टैक्स देना। ठीक है सर। और सर जाते जाते कुछ एक दो सवाल और हैं जो हमारे ऑडियंस के ही आ रहे हैं। सर जियो ब्लैक रॉक, जैसे कि मैं भी शुरुआत से सुनती आ रही हूँ कि छोटे शहर हो गए, गांव के जो इलाके हो गए, गांव में जो है काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो है फ़र्क पड़ेगा। म्यूचुअल फंड गांव-गांव तक पहुंचेगा, छोटे शहरों तक पहुंचेगा। बहुत बड़ा जियो का जो है बेस भी है, चाहे तो उसके मोबाइल इंडस्ट्री के ज़रिए हो गया। सर ऐसे में जो एक डायरेक्ट प्लान है उस पर, और इसके अलावा सर B30 जो सिटीज़ हैं उनमें, इन दोनों चीज़ों में क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, क्या कुछ फ़र्क देखने को मिलने वाला है? तो डायरेक्ट प्लान तो ये है कि वो फंड हाउस कह रहा है कि आप सीधा आके हमसे इन्वेस्ट करें, बीच में कोई भी इंटरमीडियरी को ना रखें, आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर वगैरह किसी को ना रखें। तो उसके लिए उन्होंने वो ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया है कि आप जो भी तय करें, आप सीधा अपनी स्कीम चूज करें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। हालांकि ये ऑप्शन बाकी फंड हाउसेस भी ऑफर कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन सिर्फ जियो ब्लैक रॉक को मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ जैसे आपने कहा कि रीच बहुत ज्यादा, अगर किसी के पास रिलायंस जियो का फोन है, वो रिचार्ज करने के लिए या उसकी बिलिंग पर्पस के लिए उनके पास जियो ऐप होगा। अब जब आप ऐप खोलेंगे उसके अंदर आपको एक और नच किया जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक एडिशनल एक सुविधा है जिसमें आप कन्वीनियंस स्टैंड पॉइंट से आप वहीं पे स्कीम चूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीच जो है मोबाइल फोन के जरिए, मोबाइल फोन के कनेक्शन के जरिए ये गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। मोबाइल फोन सबके पास है, लेकिन जरूरी है कि म्यूचुअल फंड सब कर रहे हैं। तो जिनके पास मोबाइल फोन का एक्सेस है उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा और कन्वीनियंस होगा, जियो का नाम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब्सक्राइबर बेस डेफिनेटली बढ़ सकता है। B30 पर्टिकुलरली जो आपने बताया कि यस, जो 30 बड़े शहर हैं उसके आगे भी अगर मोबाइल फोन कनेक्शंस हैं तो आपको एक ऑप्शन है कि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करें और वहीं से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। तो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जियो ब्लैक रॉक आने की वजह से दूसरे फंड हाउसेस को सर्वाइवल दिक्कत होगी, मार्केट एक्सपैंड होगा, नए लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, जो पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। सो आई थिंक इट्स अ वेलकम एक स्टेप है कि एक नया फंड हाउस आ रहा है, और इनफैक्ट और भी बहुत सारे फंड हाउसेस आने वाले हैं। इंडिया में स्कोप है ग्रोथ का, तो क्यों ना हम अच्छी कंपनी जियो ब्लैक रॉक जैसी कोई कंपनी इंडस्ट्री में आए, तो इन्वेस्टर्स का भी फायदा हो, पूरी इंडस्ट्री का फायदा हो। ठीक है सर। सर एक हमारे और व्यूअर हैं, सुशील सिंह इनका नाम है। सर ये पूछ रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि जियो ब्रोकिंग चार्ज नहीं लेगा, क्या ये संभव है? इससे लंबी अवधि में कैसे फायदा हो सकता है, और क्या जियो के जो फंड हैं वो एफडी से बेहतर साबित हो सकते हैं? एफडी और डेट फंड का बीच का कंपैरिजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि
वो उससे ध्यान में रखें, उसे एफडी के साथ कंपेयर एक्चुअली ना करें। हालांकि क्लोज कंपेरेबल एफडी ही है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, जिनके मैंने अलग अलग पॉइंट्स बता चुके हैं। जहां तक सवाल है कि वो ब्रोकरेज चार्ज नहीं करेगा, तो फंड हाउस किस तरह से इन्वेस्ट करेगा, किस तरह से फंड लेगा, वो डायरेक्ट प्लान वो बता चुके हैं ऑलरेडी, कि वो सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन आपको दे रहे हैं जिसमें कोई बीच में ब्रोकर है ही नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बात करें, उसे ब्रोकर का नाम अगर देते हैं आप, तो वो बीच में है ही नहीं इस स्कीम में। तो आप जब डायरेक्टली फंड हाउस के साथ डील कर रहे हैं, तो वो आपको बिना ब्रोकरेज कमीशन का जो एक्सपेंस है उसके बिना ही आपसे पैसे ले रहा है। तो यस, इन दैट वे इट इज ट्रू कि बीच में कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन आपका जो फंड हाउस का फंड मैनेजमेंट फी होगा, टीईआर होगा, वो जरूर लेंगे वो आपसे। बिल्कुल सर। और इसी बीच तमाम व्यूअर्स के जो है बैक टू बैक सवाल आए जा रहे हैं यहाँ पर, और एक के बाद एक सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली सर वही जो आपने जो पूरी बात करी, जो चर्चा करी, और मतलब व्यूअर्स के मन में इतनी जिज्ञासा है कि हम लोग खुद उसको बैक टू बैक सवाल देते देखते हम लोग देख रहे हैं कि एक सवाल को रिपीटेशन बार बार पूछी जा रही है। तो वो एक चीज़ होती है, देखिए क्रेज़ देखने को मिल रहा है। हालांकि सर ने साफ तौर पे कहा, लेकिन सर इसी चीज़ को मैं और थोड़ा सा और बारीकी से समझना चाहूँगा सर। सेबी के नियम के तहत सब बंधे हुए हैं सर, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ल्यूक्रेटिव कुछ ऑफर्स तो दे नहीं सकते। तो इस तरह का सर क्यों लग रहा है? और मतलब हम हालांकि हमने देखा कि जियो के टाइम में किस तरीके से उन्होंने फ्री सब कुछ करते हुए दिखे, तो सर ऐसी स्थिति यहाँ पे तो देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि सेबी के नियम है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में बहुत टाइट रेगुलेशंस हैं। आप फ्री भी बोल के कि आप नया इन्वेस्टर है, आओ मेरे पास, मैं आपको रिलायंस का सिम कार्ड फ्री दे देता हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। ये बहुत अलग इंडस्ट्री है। लेकिन रिलायंस का जो इमेज है कि जब भी कोई भी मार्केट में आता है, पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर देता है। और डिस्टर्ब करने का सबसे इजी इंडियंस को लुभाने का क्या तरीका है कि फ्री। आप वर्ड फ्री यूज करो, सब कुछ बेच सकते हो आप। तो ये एक माइंडसेट बन चुका है कि जब रिलायंस आएगा तो सब कुछ फ्री करेगा। तो इसमें फ्री जैसा कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ दूसरी चीज फ्री में दे देंगे। ये एक म्यूचुअल फंड है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसको आप पैसे देंगे वो मार्केट में निवेश करने वाला है। तो वो अपनी तरफ से सिर्फ इतनी चीज कर सकते हैं कि वो जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं, जो उनकी फीस है वो कम कर सकते हैं। दूसरा, वो आपको एफिशिएंट सर्विस दे सकते हैं। और तीसरी, अच्छी फंड मैनेजमेंट स्किल्स दे सकते हैं। बस ये 3 चीज कर सकते हैं वो आपको फ्री में इनकमिंग कॉल वगैरह करके नहीं दे पाएंगे कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आउटगोइंग भी फ्री है, ऐसा नहीं होगा। तो वो चीज को सिर्फ ध्यान रखें। यस, वो डिस्टर्ब करेंगे मार्केट को, लेकिन फ्री में आपको कोई दूसरी चीज मिलेगी ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे एक तो व्यूअर का सवाल ये भी है कि अगर हम लोग डेट फंड की बात करते हैं तो कितना % पोर्टफोलियो में इनको देना चाहिए, क्या इसकी परसेंटेज होनी चाहिए? तो थंब रूल्स है कि अगर आपकी मान लीजिए उम्र 30 साल की है, तो आपके पास इक्विटी एक्सपोजर 70% होना चाहिए और 30% आपका डेट होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जरूरतों को हिसाब से समझ के करें। उदाहरण के रूप में हर्ष, आपके और दिव्या की अगर बात करूं, मान लीजिए आप एक ही उम्र के भी हैं, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही तरह की इनकम है, लेकिन दिव्या की जरूरतें अलग होंगी, आपकी जरूरतें अलग होंगी। सो हो सकता है कि दिव्या को हम कहेंगे कि डेट में ज्यादा डालें, इक्विटी में कम। आपको कहेंगे कि नहीं, इक्विटी में ज्यादा डालें, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। सो थंब रूल से प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जनरलाइज कर देते हैं, तो वो तरीका एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ या कोई एक्सपर्ट के साथ बैठ के अपना एसेट एलोकेशन प्लान बना सकें, तो थंब रूल यूज कर लीजिए। जितनी आपकी उम्र है उतना डेट में रखें। आई थिंक दैट इज अ थंब रूल विच कैन बी मिसलीडिंग। लेकिन अगर कोई चॉइस नहीं है या आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो ये सोल्यूशन आपके पास है। ठीक है सर, ये बहुत एक मुझे लग रहा है हाईलाइट है कि जितनी उम्र है उतना डेट में रखिए। हालांकि ये एक जनरल व्यू है, आपकी अपनी ज़रूरत है, आपकी अपनी उम्र है, उस हिसाब से आप डेट और इक्विटी का एलोकेशन करें। और इसीलिए हम लोग भी और हमारे एक्सपर्ट्स भी रोज़ ये सलाह देते हैं आपको कि अपना एक फंड मैनेजर आपका होना बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनल डॉक्टर आपके पोर्टफोलियो के लिए होना बहुत ज़रूरी है। चलिए सर, लगभग शो अंत की तरफ आ रहा है, 5 बजने वाले हैं। सर एक बार आज हमने जो कुछ सीखा है, समझा है आपसे, एक बार मैं अपने व्यूअर्स के लिए वो सम अप कर देती हूँ। कुछ लोग देर से भी जुड़ते हैं शो में, तो काफ़ी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वो मिस कर देते हैं। अगर मैं सर कहीं पे कुछ गलत बोलूँ तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो जो आज हमें हर्षवर्धन सर ने बताया वो ये कि जियो ब्लैक रॉक से म्यूचुअल फंड मार्केट एक्सपैंड होगी, कंपटीशन के साथ साथ एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो ये 3 स्कीम्स इन्होंने लॉन्च करी हैं, इसमें आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगेगा, क्योंकि ये
पूरी तरीके से डेट फंड्स हैं। साथ ही बहुत जल्द इक्विटी फंड्स भी लॉन्च हो सकते हैं जियो ब्लैक रॉक के। अभी शुरुआत उन्होंने डेट से करी है, लेकिन बहुत जल्द इक्विटी में भी कदम रख सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ आपको जियो का नाम देखकर अपना पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ जियो पढ़कर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसा लगाना है। जो फंड्स आ रहे हैं उन फंड्स को समझिए, अपनी ज़रूरतों को समझिए, उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाइए और फिर जियो को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। साथ ही मनी मार्केट जो फंड है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा कमाई करके आपको दे सकता है, क्योंकि थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा एनएफओ जो आए हैं, एनएफओ में कोई हड़बड़ी नहीं रखनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं एनएफओ के दौरान तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा एनएवी पर ना जाएं, एनएवी से रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही आप जो है इन तीनों ही फंड्स में लिक्विड, मनी मार्केट और ओवरनाइट में सिप से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। साथ ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो है जियो ब्लैक रॉक के लिक्विड फंड अच्छे हो सकते हैं। लिक्विड फंड को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा सस्ता है ये देखकर प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ना करिए। सर ने भी बहुत बार बोला है, हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ सस्ता है ये देखकर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपनी ज़रूरतों का जो है एक आंकलन लगाइए और उस हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए। और जाते जाते जो सर ने अभी बोला कि डेट का कितना एक्सपोजर होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, तो वैसे तो सर ने एक 70-30 का एक आंकड़ा बताया कि इक्विटी 70 और डेट 30, लेकिन जाते जाते सर ने ये भी बोला है कि जितनी आपकी उम्र है उतना डेट का जो है आप अपने पोर्टफोलियो में परसेंटेज रख सकते हैं। जी हाँ दिव्या, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा अनुभव रहा। आज हम लोगों ने बैक टू बैक एक नए कीर्तिमान बनाए। इस शो में पहली बार 600 से ज़्यादा लाइव सब्सक्राइबर जोड़ने को देखने को मिले यहाँ पर। तो सर आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से सर आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहेगी। जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ पर आपने देखा आज का शो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जियो ब्लैक रॉक की एंट्री म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बड़ी शुरुआत है, लेकिन नए फंड्स में निवेश से पहले उनके स्ट्रक्चर, जोखिम और रणनीति को समझना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, सिर्फ इन्वेस्टर खासकर ये देखें कि क्या ये उनकी ज़रूरत और उनके गोल्स से जो है मैच हो रहा है, ये सब आपको कंसिडर करना है। बार बार सर ने भी बोला है कि अपने हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करिए। किसी की देखा देखी या फिर किसी ब्रांड का नाम देख के जो है इन्वेस्टमेंट शुरू मत करिए। आज सिप की टिप में हमने यही समझा। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे इसी टाइम 4 से 5 बजे शाम को अमर उजाला दी बोनस पर। तो आपको आज का शो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कल भी जुड़ना है आपको, ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि आज ही जुड़ना है, रोजाना जुड़िए, शाम 4 बजे जुड़िए और हम लोग बेहतरीन फंड्स बताएंगे आपको, जो कम से कम आपको, आप समझिए कि बाजार जितनी मर्जी वॉलेटाइल हो आपको लॉस नहीं कराएंगे। ये पूरी कोशिश है कि हमारे जो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। यहाँ पर कम से कम एक लेवल जो है, एक अच्छे रिटर्न का अल्फा जनरेट होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।